चिंटू हॉस्पिटल के बेड पर मदहोशी में पड़ा हुआ है। उसके आसपास में उसकी माँ रोशनी, नर्स और उसकी दोस्त नव्या खड़ी है। वह रह रहकर बड़बड़ाता है, आई हेट यू मॉम। यह सुनकर नर्स और नव्या रोशनी की तरफ देखने लगती है तो उसको रुलाई आ जाती है और वह वहां से निकल जाती है। किसी माँ का लाडला बेटा ऐसा कह दे तो उस माँ पर क्या बीतेगी, उसका मरने का मन करेगा। रोशनी का भी यही हाल है। वह जाकर कॉरिडोर में बने बेंच पर बैठकर सिसकने लगती है। ना चाहते हुए भी उसे अपना अतीत याद आने लगता है। कभी यही चिंटू अपनी माँ को जीती जागती देवी मानता था, क्योंकि बचपन में ही उसके पिता का साया उठ गया। फिर उसकी माँ ने ही अपने बलबूते पर उसकी परवरिश करी। अपनी माँ के संघर्ष को वह कभी नहीं भूल पाया। अपनी माँ के दर्द को कम करने की कोशिश में वह बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगा। नतीजा ये हुआ कि वह बहुत होनहार लड़का बन गया। पढ़ाई से लेकर खेलकूद तक में वह हमेशा अव्वल आता रहा। अपने होनहार बेटे को देखकर रोशनी अपने अतीत के दर्द को भुलाकर बहुत खुश रहने लगी है। चिंटू कम उम्र में ही करियर में कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने लगता है। इसी दौरान उसकी शादी के लिए तमाम रिश्ते आने लगते हैं। चिंटू के साथ ही रोशनी भी बहू और पोते के सपने देखने लगती है, मगर अचानक वह एक अनजाने भय से डर जाती है। फिर भी वह चिंटू की शादी के लिए तमाम लड़कियों को देखती है। उनमें से कई लड़कियां चिंटू को पसंद भी आ जाती है, मगर फिर रोशनी हर लड़की को रिजेक्ट कर देती है। चिंटू को ये अच्छा नहीं लगता है, फिर भी वह बहस करके अपनी माँ को दुखी नहीं करना चाहता है, इसलिए वह चुप रहता है। मगर जब भी रोशनी अपने नाते रिश्तेदारों से किसी सामूहिक कार्य में मिलती है तो वे लोग चिंटू की शादी जल्द करने की सलाह देने लगते हैं। इससे रोशनी चिढ़ सी जाती और कह देती है कि उसे अपने बेटे की चिंता उन लोगों से ज़्यादा है। इसके बाद तो लोगों ने उस बारे में बातें करना ही बंद कर दिया है। हालांकि जब भी रोशनी किसी को अपने नाती पोतों के साथ खुश देखती है तो उसके दिल में एक टीस उभर आती है। चिंटू उसको नोटिस भी करता है, मगर जब वह इस बारे में बात करता है तो रोशनी बात को घुमा देती है। इससे चिंटू परेशान हो जाता है, क्योंकि वह जानता है कि दुनिया के सभी माँ बाप अपने बच्चों की शादी जल्द से जल्द करने के लिए परेशान रहते हैं। फिर उसकी माँ उसकी शादी में देरी क्यों कर रही है? वह इन्हीं सवालों में उलझा रहता है। एक बार जब वह और उसकी माँ दोनों ही बीमार पड़ते हैं तो चिंटू की दोस्त और सहकर्मी नव्या उसके घर पर रहकर दोनों की सेवा करती है। उसकी सेवा और समर्पण से वे दोनों बहुत खुश होते हैं। चिंटू उससे शादी करने की इच्छा जाहिर करता है, मगर रोशनी मना कर देती है। तब चिंटू के सब्र का बांध टूट जाता है और वह अपनी माँ से बहस करने लगता है। वह तनाव में आकर खाना पीना भी छोड़ देता है। नव्या मामले को शांत करने की बहुत कोशिश करती है, फिर भी तनाव की वजह से चिंटू की तबीयत खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। उसकी हालत देखकर रोशनी को अपना अतीत याद आ जाता है। उसके पति स्वर्गीय रविशंकर भी ऐसे ही बीमार पड़ गए थे। झाड़ फूंक से लेकर हर तरह का इलाज किया गया, मगर वो ना तो पूरी तरह ठीक हो पाए और ना ही ठीक होने की कोई उम्मीद थी। तब बड़े बुजुर्गों ने रोशनी की सास को समझा दिया कि रविशंकर को
जवानी की बीमारी है और शादी के बाद अपने आप ठीक हो जाएगी। इस दरमियान रविशंकर को एक अच्छी सी नौकरी भी मिल गई थी। फिर तो खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़कियों की शादी के ढेरों प्रस्ताव आने लगे। पढ़ी लिखी और सुंदर रोशनी के साथ रवि की शादी जल्दी से कर दी गई। रोशनी सुनहरे भविष्य के सपने सजोए हुए ससुराल आ गई, लेकिन बदकिस्मती से शादी के तनाव की वजह से सुहागरात को ही फिर से रविशंकर की तबीयत खराब हो गई और उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। मगर रोशनी को वहां पर नहीं जाने दिया गया। उसकी सास नहीं चाहती थी कि वह हॉस्पिटल जाए और रवि की बीमारी के बारे में उसे कुछ भी पता चले। बहुत जल्द रोशनी को कुछ शक होने लगा। तब वह अपनी एक खास सहेली शिल्पा को रवि की तबीयत के बारे में जानने के लिए चुपके से हॉस्पिटल भेज दी। संयोग से रवि का इलाज करने वाले डॉक्टर शिल्पा के दूर के रिश्तेदार निकले। शिल्पा के पूछने पर उन्होंने रविशंकर की बीमारी के बारे में बता दिया। यह सुनकर शिल्पा को बहुत बड़ा सदमा लगा। उसकी समझ में नहीं आया कि वह रोशनी को रवि की सच्चाई बताए या ना बताए। काफी सोच विचार के बाद वह रोशनी को रवि की बीमारी के बारे में बता देती है। इतने बड़े धोखे के लिए रोशनी अपनी सास से झगड़ा करती है कि उसने इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई। तब उसकी सास सारा इल्जाम रोशनी के माँ बाप पर डाल देती है कि उन्होंने रवि के बारे में पहले पता क्यों नहीं किया और फिर इस दुनिया में किसको बीमारी नहीं होती है। रोशनी उसको खूब लताड़ती है और गुस्से में अपने मायके चली जाती है। उसको देखकर उसके मायके वाले चौंक जाते हैं। बिना कुछ भी बताए शादी के तुरंत बाद ही ससुराल से मायके वापस आ जाए, इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है। वह रोती हुई रवि की बीमारी के बारे में बताती है। यह सुनकर सभी लोग सन्न रह जाते हैं। फिर सभी उसको सांत्वना देने लगते हैं। मगर रोशनी के पिता के लिए यह सदमा जानलेवा साबित होता है। खुशी के घर में मातम फैल जाता है। उनकी 13वीं तक उसके भैया और भाभी खामोश रहते हैं, मगर उसके बाद वे लोग रोशनी से उसके भविष्य की बातें करते हैं। रोशनी रवि से तलाक लेने की बात करती है। उसके भैया भाभी को लगता है कि वह तलाक के बाद उनके सिर पर बोझ बन जाएगी, इसलिए वे लोग रोशनी के ऊपर उसकी माँ के जरिए दबाव डलवाते हैं कि वह वापस अपनी ससुराल चली जाए। ना चाहते हुए भी उसकी माँ कह देती है कि इसे अपना भाग्य मानकर वह ससुराल वापस चली जाए। उसकी भाभी सलाह देने के बहाने उसे खूब सुनाती है। रोशनी तुरंत उस तूफानी रात में ही घर से निकल जाती है। हालांकि उसकी माँ उसको रोकती है और अगले दिन सुबह जाने के लिए कहती है, मगर रोशनी नहीं रुकती है। ससुराल में उसकी सास तानों और गालियों से उसका स्वागत करती है। रात में रवि उसकी खूब पिटाई करता है। जब उसकी सास को लगता है कि रोशनी की हालत खराब हो गई है, तो वह बीच बचाव करती है। फिर उसी रात को डॉक्टर को घर पर बुलाकर उसकी मरहम पट्टी करवाती है। रोशनी के मायके से उसकी माँ कई बार रोशनी की ससुराल में फोन करती है, लेकिन रोशनी उससे बात नहीं करती है। रोशनी की माँ अपनी बेटी के लिए रात भर रोती है। अगली सुबह वह रोशनी से मिलने उसकी ससुराल चली आती है। अपनी बेटी का हाल देखकर वह फूट फूट कर रोने लगती है। तब रोशनी उससे कह देती है कि आज के बाद उसके मायके से ना तो कोई आए और ना ही फोन करे। उसकी माँ उसको समझाने की बहुत कोशिश करती है। तब वह बड़ी बेरुखी से कह देती है कि उसे उसके भाग्य पर छोड़ दे। उसकी माँ रोती हुई वहां से चली जाती है, मगर
रोशनी की सास बहुत खुश होती है। बीतते समय के साथ रोशनी को मार खाने और गाली सुनने की आदत पड़ जाती है, मगर कुछ दिनों बाद ही शायद ऊपर वाले को उस पर तरस आ जाता है और वह चिंटू को जन्म देती है। घर में यकायक खुशी का माहौल हो जाता है। चिंटू अभी 2 साल का होता है और एक दिन रवि अपनी माँ के साथ सड़क दुर्घटना में मारा जाता है। रोशनी अपने अतीत में खोई रहती है। तभी नर्स आकर उससे कहती है कि डॉक्टर साहब उसको अपनी कैबिन में बुला रहे हैं। रोशनी अपने आंसू पोंछती हुई वहां से जाती है। नर्स अजीब सी निगाहों से उसको जाती हुई देखती रहती है और अपने आप से कहती है कि ऐसी माँ किसी दुश्मन को भी न मिले। रोशनी जब डॉक्टर के पास पहुंचती है तो वह गहरी सांस लेकर बड़ी बेबाकी से कह देता है, चिंटू की इस हालत के लिए कहीं ना कहीं आप जिम्मेदार है। उसकी बीमारी को उससे और नव्या से छुपाकर आपने बहुत ही बड़ा ब्लंडर किया है। अगर आप उसको बता दी होती तो शायद वो आपसे नफरत नहीं करता। वो आपकी इच्छा के विरुद्ध जाकर नव्या से शादी करके अपनी दुनिया अलग बसा सकता है, लेकिन वो आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहता। इसी मेंटल प्रेशर की वजह से वह बीमार पड़ा है। रोशनी जी, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको उनका स्पेस देना पड़ता है। आप भी उन्हें दीजिए। शायद वे दोनों इसका कोई रास्ता निकाल ले और आपके बेटे की नफरत प्यार में बदल जाए। डॉक्टर की सलाह सुनकर रोशनी अपने विचारों के भंवर में फंस जाती है और हाँ में अपनी गर्दन हिलाकर वहां से निकलती है। कुछ दिनों बाद चिंटू हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ जाता है। रोशनी उससे बात करने की कोशिश करती है तो वह उसको अनदेखा करके घर से बाहर चला जाता है। कई बार रोशनी खिसियाकर उसको रोकने की कोशिश करती है तो वह भड़क जाता है। रोशनी डर जाती है कि तनाव की वजह से चिंटू की तबीयत फिर से खराब ना हो जाए। अब उसको अपने बेटे को पाने के लिए नव्या ही एकमात्र सहारा दिखती है। वह नव्या के घर जाती है। उसको देखते ही नव्या तनाव में आ जाती है। फिर भी वह अपनी भावनाओं को काबू करके कहती है कि वह यहाँ से चली जाए, मगर रोशनी जब चिंटू को बचाने के लिए गिड़गिड़ाती है तो नव्या का गुस्सा शांत हो जाता है। रोशनी उसको अपने अतीत और चिंटू की बीमारी के बारे में बताना शुरू करती है तो नव्या उसको रोक देती है और बताती है कि उन दोनों को सिजोफ्रेनिया बीमारी के बारे में पता है, फिर भी वे दोनों शादी करेंगे। रोशनी हैरानी से उसकी तरफ देखती हुई कहती है, ये जानते हुए कि ये जेनेटिक बीमारी तुम्हारे बच्चों को भी हो सकती है और तुमको भी मेरी तरह तड़पना पड़ सकता है। नव्या हैरानी से उसकी तरफ देखती है तो वह कहती है, अगर ऐसा हुआ तो मुझे मरते दम तक गिल्ट रहेगा कि मैं भी अपनी सास की तरह सेल्फिश हूँ, मगर मुझे खुशी होगी कि आप जैसी प्यारी सासू माँ मिलेगी जो अपने बेटे से ज़्यादा अपनी बहू की खुशियों की परवाह करती है। और रही बच्चों की बात, तो आप हमारे बच्चों को लेकर टेंशन मत लीजिए। हम अपने बच्चे पैदा ही नहीं करेंगे, हम अनाथ बच्चों को गोद लेंगे। नव्या की बातें सुनकर रोशनी खुश हो जाती है और नव्या को गले लगा लेती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर कहानी के बारे में उनको पहले ही पता चले। बेल आइकन दबाना मत भूले। खूब लाइक करें, खूब शेयर करें। जय हिंद।